नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल डोंगरे, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ नागपुर में। रोज़मर्रा की हरकतें जैसे हंसना, पलक झपकाना, बैग उठाना, चलना, ये बहुत ही हम लोगों के लिए आसान सी चीज़ें हैं। लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें माइस्थीनिया ग्रेविस से पीड़ित मरीजों के लिए पहाड़ जैसी लगती है। माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसे एमजी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऑटो इम्यून, रेयर, लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये बीमारी मांसपेशियों को कमज़ोर करती है, स्पेशली उन मांसपेशियों को जिसे हम लोग स्वेच्छा से मतलब वॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस को समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि मांसपेशियां कैसे काम करती है। तो जब भी हम किसी मांसपेशियों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त हमारी नर्व्स एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है। इसको हम बोलते हैं एसिटिलकोलिन। और ये एसिटिलकोलिन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पे जुड़ता है और ये संकेत देता है मसल्स को कि मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करें और हम आगे की क्रिया कर सकते हैं। बट माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो खुद एंटीबॉडीज पैदा करती है जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करती है या उसको नष्ट कर देती है। इसके वजह से जो हम मसल्स को वॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं उनको धीरे धीरे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में शुरू में आपको क्या क्या कठिनाई हो सकती है? इसमें पलक झपकाने में तकलीफ हो सकती है, पलक झुक सकती है, आपको जो है वो थकान महसूस हो सकती है और आगे जाके ये हाथ और पैरों में भी कमजोरी का कारण बनती है। माइस्थीनिया ग्रेविस में हम जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितना ज़्यादा वर्क करते हैं, उतनी ज़्यादा कमजोरी बढ़ती है। इसीलिए इसको एक फटिगेबल डिसऑर्डर यानी थकावट वाली बीमारी कहा जाता है। कभी कभी माइस्थीनिया ग्रेविस में खाना निगलने में भी तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो अगर ये तकलीफ़ें होती है तो इसको माइस्थेनिक क्राइसिस बोलते हैं, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है और ऐसे मरीजों को आईसीयू मॉनिटरिंग लगती है और कभी कभी वेंटिलेटर का सपोर्ट भी लग सकता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस का निदान कैसे करते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस का निदान करने के लिए क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ का एसे भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट का भी बहुत अहम रोल है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में लगभग 80% लोगों को थाइमस ग्लैंड में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है। आइदर वो ग्लैंड बड़ी हो जाती है, ज़्यादा काम करने लग जाती है, या वहाँ कोई ट्यूमर हो जाता है जिसको हम लोग थाइमोमा बोलते हैं। तो अगर किसी मरीज़ को थाइमोमा है या उसकी थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा काम कर रही है, तो ऐसे मरीज़ों में थाइमस ग्लैंड को भी निकाला जाता है। माइस्थीनिया की ट्रीटमेंट मेडिकेशन से की जाती है और इसमें ये मेडिकेशंस होती है जो एसिटिलकोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में लंबे समय तक बनाए रखती। और एंटीबॉडीज़ को कम करने के लिए इम्यूनोमोड्यूलेटर्स मतलब स्टेरॉइड और स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइस्थेनिक क्राइसिस में आईवीआईजी और प्लाज्माफेरेसिस का भी अहम रोल है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या चीज़ है, इसका कैसे निदान करते हैं और इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए। नमस्कार।